मेरे प्यारे दोस्तों नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूं कि आप लोग बढ़िया होंगे एवं मस्त होंगे और आप लोग अपने परीक्षा की तैयारी कर रहे होंगे। दोस्त आज की क्लास में हम लोग विज्ञान के 50 ऐसे वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखने वाले हैं जो कि आपकी 10वीं की फाइनल परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है और ये सभी के सभी सवाल आपसे परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। तो आइए दोस्त देखते हैं कि पहला सवाल क्या है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। यदि आपका कोई भी दोस्त मित्र भाई बहन 10वीं कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं तो इस वीडियो को शेयर करके सब्सक्राइब जरूर करवाइए। और पहला सवाल दोस्त आपकी स्क्रीन पर दिया गया है कि डेंगू उत्पन्न करने वाले मच्छर किस प्रकार के जल में उत्पन्न होते हैं। सबसे पहले आप लोग एक एक सवाल को पढ़िए, फिर ऑप्शन देखिए, फिर जाकर आप लोग आंसर बताइए कि सवाल क्या है, सवाल के आंसर क्या होगा। और ये आपको घबराना नहीं है। इसमें 50 जो सवाल है इसको 3 लेवल में बांटा गया है। 1 से लेकर 15-20 तक के सवाल जो है बहुत आसान है, जल्दी जल्दी ख़त्म हो जाएगा। 20 से लेकर 40 तक के लगभग जो सवाल है, 20 से 35-40 जो सवाल है ये थोड़ा मीडियम लेवल का है। और 40 से 50 तक का जो सवाल है थोड़ा सा हार्ड किया गया है, क्योंकि आपसे परीक्षा में बिहार बोर्ड के द्वारा आसान भी पूछा जाता है, मीडियम भी पूछा जाता है और हार्ड भी पूछा जाता है। तो तीनों टाइप का सवाल आपको देखने को मिलेगा। तो आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। और 50 में से आप कितने सवाल का सही जवाब दे पाते हैं इसका भी आंसर थोड़ा सा कमेंट में आप लोग बताने का प्रयास कीजिएगा। और पहला सवाल दिया गया है कि डेंगू उत्पन्न करने वाले जो मच्छर होते हैं वो किस प्रकार के जल में उत्पन्न होते हैं। तो सही उत्तर हो जाएगा डेंगू उत्पन्न करने वाले जो मच्छर होते हैं शुद्ध जल में होते हैं, शुद्ध जल में होते हैं। पीएच मान इसका क्या हो जाएगा, शुद्ध जल का पीएच मान क्या हो जाएगा दोस्तों, 7 होता है। डेंगू उत्पन्न करने वाले जो मच्छर होते हैं शुद्ध जल में होते हैं और आप सभी को मालूम होना चाहिए कि जो शुद्ध जल होता है उसका पीएच मान 7 होता है। अगला सवाल है समजात अंगों के उदाहरण इनमें से कौन है। इनमें से समजात अंगों के उदाहरण कौन है। आपके पास ऑप्शन दिया गया, चारों सवाल को पढ़िए, ऑप्शन को जल्दी से बताइए। तो समजात अंग का जो उदाहरण हो जाएगा हमारा हाथ और कुत्ते के जो अग्रपाद होता है वही हम लोग के समजात अंग का उदाहरण होता है। तो सही उत्तर हो जाएगा हमारा हाथ। और कुत्ते का समजात अंग क्या हो जाएगा दोस्त, कुत्ते का अग्रपाद समजात अंग का उदाहरण हो जाएगा। अगला सवाल है कि मानव नेत्र में कौन सा लेंस लगा होता है। जो हम लोग का आँख में लेंस लगा होता है उसमें कौन सा लेंस होता है। तो मानव नेत्र में, ह्यूमन आई में उत्तल लेंस हमेशा लगा होता है, इसको याद रखिएगा। मानव नेत्र में उत्तल लेंस होता है। अगला सवाल है मानव नेत्र वस्तु का प्रतिबिंब किस भाग पर बनाता है। और ये जो सवाल है 2013 के कंपार्टमेंटल में 14 के प्रथम शिफ्ट में 21 में और 22 में 4 बार पूछा गया सवाल है। तो मानव नेत्र किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बनाता है। परितारका यहाँ पर गलती से दिया गया है। मानव नेत्र किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बनाता है और रेटिना को हिंदी में दृष्टिपटल कहा जाता है। परितारका किसी अन्य का नाम होता है, रेटिना को हिंदी में दृष्टिपटल कहा जाता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है कैमरे का कौन सा भाग आंखों के रेटिना की तरह कार्य करता है। कैमरे का कौन ऐसा भाग है जो आंखों के रेटिना की तरह कार्य करता है। तो जो फिल्म होता है वो आंखों के रेटिना की तरह कार्य करता है। अगला सवाल है कि एक स्वस्थ मानव नेत्र के लिए निकट बिंदु तथा दूर बिंदु क्रमशः कितना होता है। तो एक स्वस्थ मनुष्य के लिए निकट बिंदु जो होता है वो 25 सेंटीमीटर पर होता है और एक स्वस्थ मनुष्य के लिए जो दूर बिंदु होता है वो अनंत पर होता है। यानी कि सही उत्तर हो जाएगा 25 सेंटीमीटर एवं अनंत, क्योंकि ये बार बार रिपीट किया जाता है। तो निकट बिंदु मानव नेत्र का हो जाएगा, मनुष्य का हो जाएगा 25 सेंटीमीटर और दूर बिंदु अनंत पर होता है। अगला सवाल है कि सामान्य नेत्र के दूर बिंदु कितना होता है। तो अभी आपने बताया कि सामान्य नेत्र के लिए जो दूर बिंदु होता है वह अनंत पर होता है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये आसान सवाल था, बहुत ही आसान है। अभी ऐसे सवाल आपको देखने को जरूर मिलेंगे। अगला सवाल है कि अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है। अब थोड़ा सा सवाल को चेंज किया गया है। थोड़ा सा सवाल आसान है लेकिन थोड़ा सा आपको लगेगा कि ये भारी है। तो सवाल को ध्यान से पढ़िए। जितना आप लोग सवाल को पढ़िएगा, जितना परीक्षा में यहाँ पर ध्यान लगाइएगा उतना ही आपके परीक्षा में रिजल्ट अच्छा बनेगा। तो अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में जो परिवर्तन किया जाता है वो पक्षमाभि के द्वारा किया जाता है। अगला सवाल है स्पेक्ट्रम में किस रंग के झुकाव सबसे अधिक होता है। स्पेक्ट्रम में किस रंग का झुकाव, किस कलर का झुकाव सबसे अधिक होता है। तो
जिसका विचलन सबसे अधिक होगा उसी का झुकाव सबसे अधिक होता है। तो किसका विचलन अधिक होता है? तो बैंगनी रंग का विचलन सबसे अधिक होता है, इसीलिए बैंगनी रंग का झुकाव सबसे अधिक होगा। अगला सवाल है कि स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? जब भी आपको स्पेक्ट्रम प्राप्त करना होगा तो आप लोग किसका उपयोग कीजिएगा? किसका उपयोग कीजिएगा? तो सही उत्तर हो जाएगा प्रिज्म का। हमेशा स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए प्रिज्म का ही प्रयोग किया जाता है। और इतना आसान सवाल है, ऐसे सवाल को आपको परीक्षा में छोड़ना नहीं है। तो स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए प्रिज्म का प्रयोग किया जाता है, उपयोग किया जाता है। अगला सवाल है दोस्त, जो नेत्र निकट की वस्तु को साफ नहीं देख सकता उस नेत्र में कौन सा दोष हुआ है? जिस व्यक्ति को जो दोष होता है उसको वही वस्तु दिखाई देता है। यदि किसी व्यक्ति को निकट दृष्टि दोष हुआ है तो निकट की वस्तु दिखाई देगा, दूर की वस्तु दिखाई नहीं देगा। यदि किसी व्यक्ति को दूर दृष्टि दोष हुआ है तो उसको दूर की वस्तु दिखाई देगी और निकट की वस्तु दिखाई नहीं देगा। तो इस व्यक्ति को कौन सा रोग हुआ है दोस्तों? दूरदृष्टि दोष हुआ है, क्योंकि दूरदृष्टि दोष में निकट की वस्तु साफ साफ दिखाई नहीं देती है। अगला सवाल है कि सामान्य नेत्र के रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है? तो सामान्य नेत्र के रेटिना पर बनने वाला जो प्रतिबिंब होता है वो वास्तविक एवं उल्टा होता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल है कि सूर्य से आने वाला प्रकाश पुंज इनमें से कौन है? सूर्य से आने वाला इनमें से प्रकाश पुंज कौन है? तो सूर्य से आने वाला प्रकाश पुंज, सूर्य का जो प्रकाश पुंज होता है वो दोस्त वो समांतर किरण पुंज होता है, प्रकाश पुंज होता है। अगला सवाल है कि किरणों के समूह को क्या कहते हैं? तो प्रकाश के किरणों के समूह को किरण पुंज भी कहा जाता है और प्रकाश पुंज भी कहा जाता है, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा किरणों के समूह को किरण पुंज और प्रकाश पुंज दोनों कहा जाता है। दोनों आप लोग याद रखिएगा। यदि आपको किसी भी सब्जेक्ट का 10वीं क्लास से संबंधित किसी भी सब्जेक्ट का आपको नोट्स PDF चाहिए तो आप लोग इस दिए गए नंबर पर कॉल या मैसेज करके फ्री ऑफ कोर्स में 96 93 क्या लिखा जा रहा है भाई साहब, 96 93 56 30 44 पर कॉल या मैसेज करके फ्री ऑफ कोर्स में 10वीं क्लास के किसी भी सब्जेक्ट का आप लोग नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। आपको डरना नहीं है। आपको किसी भी सब्जेक्ट का नोट्स चाहिए तो इस नंबर पर मैसेज कीजिए, आपको मैं उस सब्जेक्ट का PDF दे दूँगा। अगला सवाल है कि आभासी प्रतिबिंब कैसा होता है? आप लोग दिमाग में बांध लीजिए, दिमाग में बांध कर रख लीजिए। कभी भी आभासी प्रतिबिंब पूछेगा तो कैसा होता है? तो आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। अगला सवाल है कि इनमें से आवर्धक शीशा कौन है? तो आप सभी जानते हैं कि आवर्धक शीशा को इंग्लिश में मैग्नीफाइंग ग्लास भी कहा जाता है। आवर्धक शीशा को इंग्लिश में मैग्नीफाइंग ग्लास कहा जाता है। और मैग्नीफाइंग ग्लास कौन होता है? तो जो उत्तल लेंस होता है वही आवर्धक शीशा होता है, मैग्नीफाइंग ग्लास होता है। अगला सवाल है कि कौन सी लेंस में वास्तविक एवं आभासी दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बन सकते हैं? कौन ऐसा लेंस है जिसमें वास्तविक एवं आभासी दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बन सकते हैं? तो उत्तल लेंस में वास्तविक एवं आभासी दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बन सकते हैं। अगला सवाल दोस्त दिया गया है कि फोकस दूरी F और क्षमता P हो तो क्या होगा? तो सभी लोगों को याद होना चाहिए कि P बराबर 1/f होता है। फोकस दूरी क्षमता जो होती है फोकस दूरी की आधी होती है, या आप लोग भाग में तो इधर आएगा तो गुणा में तो P गुणे F बराबर 1 भी पढ़ सकते हैं। और ऐसा कहाँ पर है? तो ऑप्शन नंबर B में P गुणे F बराबर 1 हो जाएगा। अगला सवाल है कि फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर के अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होगी? तो आप लोग सभी लोग जानते हैं कि F बराबर R/2 होता है। फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है और फोकस का मान दोस्ती यहाँ पर 20 दिया गया है और ये भाग में तो इधर आएगा तो गुणा में हो जाएगा। तो R बराबर 20 दूनी कितना हो जाएगा? 40। यानी कि फोकस दूरी यदि 20 है तो वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर हो जाएगी। ऑप्शन नंबर C हो जाएगा। अगला सवाल है कि उत्तल दर्पण में आवर्धन का मान कितना होता है? उत्तल दर्पण में आवर्धन का महत्तम मान कितना होता है? तो उत्तल दर्पण में आवर्धन का महत्तम मान दोस्त 1/2 होता है। ऑप्शन नंबर C हो जाएगा। अगला सवाल है कि फोकस से ध्रुव की ओर आने पर अवतल दर्पण में आवर्धन का मान क्या होता है? जब आप फोकस से ध्रुव की ओर आइएगा तो अवतल दर्पण का जो आवर्धन का मान होता है वो हमेशा बढ़ेगा ही, क्योंकि आप लोग इधर से आप लोग ऐसे आ रहे हैं। यदि चिन्ह परिपाटी पढ़े होंगे तो आपको समझ में आ रहा होगा कि फोकस से ध्रुव की तरफ आएंगे तो आवर्धन का मान अवतल दर्पण में हमेशा बढ़ेगा। अगला सवाल है किसी बिंब का प्रतिबिंब आवर्धन ऋणात्मक है तो उस बिंब की प्रकृति क्या होगी?
यदि किसी बीम का आवर्धन ऋणात्मक है तो बीम की प्रकृति क्या होगी? तो बीम की प्रकृति यदि ऋणात्मक है, आवर्धन ऋणात्मक है, तो बीम की प्रकृति हमेशा याद रखिएगा वास्तविक एवं उल्टा बनता है। वास्तविक उल्टा बनेगा कब? जब ऋणात्मक होगा तब। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। यदि आपका कोई भी दोस्त मित्र भाई बहन 10वीं कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं तो इस वीडियो को शेयर करके सब्सक्राइब जरूर करवाइए। अगला सवाल है कि यदि अवतल दर्पण का निचला आधा भाग टूट जाए तो क्या होगा? तो अवतल दर्पण का आधा भाग टूट जाएगा तो तीव्र प्रतिबिंब बनाएगा। अगला सवाल है वायु का निरपेक्ष अपवर्तनांक वास्तव में कितना होता है? तो वायु का जो निरपेक्ष अपवर्तनांक होता है दोस्त 1.0003 होता है, यानी कि 1 से अधिक होगा, क्योंकि 1 से थोड़ा सा अधिक है ना जी, इसीलिए हमेशा यह 1 से अधिक हो। वायु का निरपेक्ष अपवर्तनांक वास्तव में 1 से अधिक होता है, 1.003 होता है। नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन होता है। नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन दृष्टिपटल के बाहरी पृष्ठ पर होता है। अगला सवाल है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए जो दृश्य प्रकाश होता है स्पेक्ट्रम का सबसे प्रभावी रंग कौन है? तो प्रकाश संश्लेषण के लिए स्पेक्ट्रम का सबसे प्रभावी रंग एक कलर है जिसे हम लोग कहते हैं रेड कलर, लाल रंग होता है। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए स्पेक्ट्रम का सबसे प्रभावी रंग लाल रंग होता है। देखिए आपने आसान सवाल देखा, मैं बहुत बढ़िया, लेकिन थोड़ा सा मीडियम सवाल है, थोड़ा सा हार्ड सवाल है। तो आप लोग ऐसे सवाल को देखकर परेशान मत होइए, क्योंकि आज ये हो सकता है कि आपसे गलती होगा, लेकिन यही आज गलती सुधरेगा तो आपका आगे जाकर परीक्षा में रिजल्ट में नंबर बढ़ेगा, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा कि मैंने ऐसे भी सवाल याद किया है, बनाया है, समझा है। तो आप लोग सभी लोग ध्यान से अंत तक बने रहिएगा और मैं आपको समझाने का, याद करने का जिम्मेवारी लेता हूं कि कुछ बादलों का रंग उजला क्यों होता है। कुछ जो बादल होते हैं उजला क्यों होते हैं? तो कुछ बादल उजला इसलिए होते हैं क्योंकि प्रकीर्णन के कारण होते हैं। तो प्रकीर्णन के कारण बादलों का जो रंग होता है वो उजला होता है। किसके कारण? प्रकीर्णन के कारण बादलों का रंग उजला होता है। नेत्र की समंजन क्षमता कम हो जाने से कौन सा रोग उत्पन्न होता है? तो नेत्र की समंजन क्षमता कम हो जाने से जरा दृष्टि दोष होता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला सवाल है कि वह पदार्थ जो जल में घुलकर H+ देता है, वह पदार्थ जो जल में घुलकर H+ देता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे दोस्त अम्ल कहते हैं। जो पदार्थ जल में घुलकर H+ देता है उसे अम्ल कहते हैं। अगला सवाल है कि अम्ल धातु से अभिक्रिया करके कौन सा गैस मुक्त करता है? अम्ल धातु से अभिक्रिया करके हमेशा हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। अगला सवाल है वह पदार्थ जो जल में घुलकर OH- देता है उसे क्या कहते हैं? तो वह पदार्थ जो जल में घुलकर OH- देता है उसे भस्म कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला सवाल है कि जल में विलेय भस्म को क्या कहते हैं? जल में विलेय भस्म को क्या कहते हैं? तो जल में विलेय भस्म को छाया कहते हैं। सब आपके किताब में दिया गया, यदि आप लोग पढ़ेंगे तो आपको मालूम चलेगा। अगला सवाल है कि बैटरी अम्ल किसे कहा जाता है? अब आसान फिर सवाल आ गया, भारी नहीं है। बैटरी अम्ल किसे कहा जाता है? तो सांद्र H2SO4 को बैटरी अम्ल कहा जाता है। जो सांद्र H2SO4 होता है उसे बैटरी अम्ल कहा जाता है। अगला सवाल है मोटर गाड़ी के बैटरी में किसका प्रयोग किया जाता है? तो अभी आप लोगों ने पढ़ा, तो जो बैटरी अम्ल होता है उसमें सांद्र H2SO4 का प्रयोग किया जाता है। H2SO4 कहने का तात्पर्य यही है कि सल्फ्यूरिक अम्ल। तो मोटर गाड़ी के बैटरी में सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। अगला सवाल है कि एंटासिड मुख्यतः कैसे होते हैं? जब पेट में अधिक अम्लीयता की मात्रा ज़्यादा हो जाती है तो पेट में अम्लीयता को मात्रा को कम करने के लिए एंटासिड का प्रयोग किया जाता है। और जो एंटासिड होता है मूलतः क्षारीय प्रवृत्ति का होता है। अगला सवाल है टूथपेस्ट कैसा होता है? टूथपेस्ट जो होता है वो कैसा होता है? तो टूथपेस्ट भी क्षारीय होता है। अगला सवाल है कि यदि लाल लिटमस पत्र, यही लड़का सबको कंफ्यूज करता है, जो 10वीं क्लास में स्टूडेंट लोग हैं उन्हीं सब लोग को, आप ही लोग को कंफ्यूज करता है कि लाल लिटमस पत्र नीला हो जाएगा तो क्या होगा, नीला हो तो लाल हो जाएगा तो क्या होगा। जब लाल लिटमस पत्र नीला होगा तो क्षारीय होगा। अब जब नीला लिटमस पत्र लाल हो जाएगा तो एसिड हो जाएगा, अम्लीय हो जाएगा। तो याद रखना है कि यदि लाल नीला हो जाएगा तो क्षारीय, यदि नीला लाल हो जाएगा तो अम्लीय होगा। अगला सवाल है कि सिरका मुख्यतः कैसा होता है? जो सिरका होता है मुख्यतः कैसा होता है? तो सिरका अम्लीय प्रवृत्ति का होता है। अगला सवाल है कि इनमें से गंधीय सूचक कौन है? इनमें से गंधीय सूचक कौन है? तो इनमें से गंधीय सूचक प्याज भी गंध देता है, लवंग का तेल भी गंध देता है, और जो इत्र है
सेंट है वो तो गंध देता ही है, इसीलिए सही उत्तर हो जाएगा इनमें से सभी। इनमें से सभी प्याज, वनीला इत्र, लौंग का तेल सब के सब क्या है, गंधीय सूचक है। अगला सवाल है कि इनमें से अधातु के ऑक्साइड कौन है। इनमें से अधातु के ऑक्साइड कौन है। तो अधातु आपको सोडियम दिखाई दे रहा है, नहीं, सोडियम धातु है, मैग्नीशियम धातु है। केवल अधातु कौन दिखाई दे रहा है हम लोग को, कार्बन, क्योंकि कार्बन एक अधातु है। तो कार्बन के अधातु है, तो कार्बन जब अधातु है तो इसका ऑक्साइड क्या हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो अधातु के ऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। अगला सवाल है कि मांसपेशियों में कौन सा अम्ल एकत्रित होता है। जब हम लोग रनिंग करते हैं तो हम लोग का पैर का जो ठेहुना का नीचे वाला भाग होता है वो थोड़ा सा दर्द करने लगता है। तो उसमें कौन सा अम्ल के कारण दर्द करने लगता है, वहाँ कौन सा अम्ल एकत्रित हो जाता है। तो लैक्टिक अम्ल एकत्रित हो जाता है, मांसपेशियों में लैक्टिक अम्ल एकत्रित हो जाता है। अगला सवाल है कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम क्या है। कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है, रासायनिक नाम क्या है तो मालूम चल जाएगा। रासायनिक सूत्र क्या है, तो कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र NaOH होता है, जिससे हम लोग इसका रासायनिक नाम दिए हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र NaOH होता है, कैल्शियम सोडियम हाइड्रोक्साइड। खाने का सोडा का रासायनिक नाम क्या है। तो खाने का सोडा का रासायनिक नाम, सबसे पहले सूत्र बताइए। तो खाने का सोडा का रासायनिक सूत्र होता है NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। खाने का सोडा का रासायनिक सूत्र NaHCO3, रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट हो जाएगा। अगला सवाल है कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक कहते हैं। अगला सवाल है कि रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बने नए पदार्थ को क्या कहते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बने नए पदार्थ को प्रतिफल कहा जाता है। अगला सवाल है खड़िया का रासायनिक नाम क्या होता है। खड़िया का रासायनिक नाम क्या होता है। तो खड़िया का रासायनिक नाम कैल्शियम कार्बोनेट होता है, CaCO3 हो जाएगा। खड़िया का रासायनिक नाम कैल्शियम कार्बोनेट होता है, CaCO3 होता है। अगला सवाल है जब धातुएं जल के साथ अभिक्रिया करती है तो कौन सी गैस निकलता है। जब भी धातु, कोई भी धातु जल के साथ अभिक्रिया करेगा तो हमेशा हाइड्रोजन गैस मुक्त होगा, इसको याद रखिएगा। जब धातुएं हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करती है, जल के साथ अभिक्रिया करती है तो हाइड्रोजन गैस मुक्त करती है। अगला सवाल है इनमें यह किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो जब ये दोनों मिलकर एक नया निर्माण करेगा तो उसे हम लोग संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जब दो मिलकर एक नए का निर्माण करेगा तो उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। अगला सवाल है यहाँ पर दो है, यहाँ पर एक है, दो एक हो जाएगा तो मैं आपको समझाऊंगा एक बार फिर कैसे अभिक्रिया समझ में आएगा। तो ये क्या हो जाएगा, विस्थापन अभिक्रिया हो जाएगा। अगला सवाल है कि श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है, और यह हम लोग का अंतिम सवाल है। तो जो श्वसन है यह एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, जिससे हम लोग उपचयन अभिक्रिया भी कहते हैं। जो श्वसन होता है उपचयन अभिक्रिया होता है। उपचयन अभिक्रिया जहाँ पर नहीं देगा वहाँ पर ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया भी देगा, इसको याद रखिएगा। तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो चलिए दोस्त, आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। क्लास कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। यदि आपका कोई भी दोस्त मित्र भाई बहन 10वीं कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं तो इस वीडियो को शेयर करके सब्सक्राइब जरूर करवाइए। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए आपको जय हिंद जय भारत।